today's chapter which we are going to revise is Ashyotananjan Vidhi. Ashyotananjan Vidhi was taught by me only, I remember. So Ashyotananjan Vidhi we will discuss today. Why Ashyotan? Sarvesham Akshiroganam Adav Ashyotanam Hitam. Ashyotan is good for all Akshiroga, that is diseases of the eye. What is Ashyotan? Ashyotan is nothing but installing drops. Eye drops. Ashyotan means eye drops. So Sarvesham Akshiroganam Adav Ashyotanam Hitam, especially in diseases where you have pain, where you have kandu, that is itching, whether you have gharshan, that is inflammation, आंख के अंदर अगर घर्षण हो रहा है, अश्रु, excess of tears, or burning sensation of the eyes. Even today, if you see, eye drops are widely prescribed for all these. Most of the times, what you have is you have an infection or inflammation of the eye. So अगर infection है तब भी वो eye drops देते हैं, inflammation है तब भी वो eye drops देते हैं. तो आश्योतन जो है eye drops है. दर्द, कंडू मतलब खुजली, घर्षण मतलब इरिटेशन, अश्रु, excessive tears, not only excessive tears, if you have less amount of tears also they will give eye drops. So excessive tears and burning in the eyes, इसमें eye drops देते हैं. eye drops के मैंने उस टाइम पे भी बताया था, दो फायदे हैं. वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, वन इज लोकल सर्कुलेशन. सॉरी, लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. लोकल एक्शन में क्या हो जाता है, वहां पर ऊपर का जो स्क्लेरा है उसमें अगर कुछ है तो वहां पर शमन हो जाता है. और लोकल सर्कुलेशन मतलब आंख के अंदर जितना भी लोकल सर्कुलेशन है, अब मैं पानी में एक बूंद इंक का डाल दूं तो सबसे नीचे पहुंचने में ज्यादा देर लगेगा, लेकिन वही फैल तुरंत जाएगा. वैसे ही लोकल सर्कुलेशन में वो जो भी एब्जॉर्ब हो जाता है वो झट से आश्योतन फायदा करता है. सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए उसको टाइम लगता है. अगर वातज नेत्र रोग है तो उष्ण आश्योतन करते हैं. पित्तज रक्तज नेत्र रोग है तो शीत आश्योतन करते हैं. और अगर कफज नेत्र रोग है तो कोष्ण आश्योतन करते हैं. ध्यान में रखिए, उष्ण आश्योतन वातज में, कफज में कोष्ण, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, और पित्तज और रक्तज में ठंडा. प्रोसीजर मैंने उस टाइम पे पूरा समझा दिया था. खाना खाया है तो जब जोर से आवाज करता हूं तो जो खाने के बाद बढ़ा हुआ कफ है उसको वात ऊपर खींच के ले आता है और गले में खराश उत्पन्न करता है. प्रोसीजर वाश्योतन, निर्वात चेंबर में पेशेंट को बिठाना है. क्यों? बिना हवा के चेंबर में, क्योंकि वो ड्रॉप हिले नहीं, यहाँ वहां नहीं जाए. वैद्य ने उसके पेशेंट के आईलिड्स को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है. दोनों आईलिड्स को लेफ्ट हैंड से ऊपर करना है. इस टाइम पे नेत्रवर्ती यूज होती थी. आज के टाइम पे तो आई ड्रॉप्स के कंटेनर्स ही आते हैं. तो नेत्रवर्ती क्या होती थी, एक कपड़े का या कॉटन का फाया लिक्विड्स में डुबा के लिया जाता था ताकि वो दबा के एक एक बूंद गिर जाए. जैसे कॉटन हम किसी चीज में डुबाते हैं, बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं तो एक बूंद ड्रॉप गिर जाता. तो उस टाइम पे नेत्रवर्ती हुआ करती थी. उस नेत्रवर्ती का और एक फायदा ये था कि टेम्परेचर चेकिंग कर. आज आपने अगर आई ड्रॉप किसी कंटेनर में भर दिया तो जब आप आई ड्रॉप डाल रहे हो तो आप टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो ये है मतलब क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है. लेकिन नेत्रवर्ती से आप आई ड्रॉप का टेम्परेचर भी चेक कर सकते थे बिकॉज यू आर होल्डिंग द आई ड्रॉप इन योर हैंड. सिर्फ नेत्रवर्ती का नुकसान क्या है, नेत्रवर्ती में भी एक नुकसान. नेत्रवर्ती में नुकसान ये है कि बिकॉज यू आर होल्डिंग इट इन योर हैंड, आपके हैंड में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो वो उस लिक्विड में जाने का चांस है. तो इसीलिए वैद्य के गुण में याद करो शुचि. शुचि लिखा गया था, साफ सुथरा होना. तो नेत्रवर्ती को राइट हैंड में लेना है. आज की तारीख में आप कंटेनर में डाल सकते हो. तो कंटेनर में डाल के अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है तो सिंपल है, आप इसको अपने एक उंगली पे एक ड्रॉप डाल के देखो तो कंटेनर में कितना टेम्परेचर है वो आपके हाथ में समझ जाएगा. हाथ में नीचे वाले पाम पे नहीं डालना है,
अपोजिट साइड पे डालना है। तो 10 से 12 ड्रॉप फ्रॉम अराउंड 12 अंगुल डिस्टेंस, कनीनक संधि से या नेत्र से 12 अंगुल डिस्टेंस से आपको 10 से 12 ड्रॉप्स डालने को कहा है। तो आश्वासन में ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ आंख में ड्रॉप डालना ही नहीं, आंख को धोना भी, मतलब वॉशिंग ऑफ द आईज इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। क्योंकि आज की तारीख में हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि योर आईलिड्स हैव ओनली दैट मच स्पेस टू होल्ड 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो आप 10 से 12 ड्रॉप डालेंगे तो 11 ड्रॉप वेस्ट हो जाएंगे, 1 ड्रॉप आंख में रहेगा। तो राइट नाउ वी आस्क द पेशेंट टू पोर 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, बट जब ये लोग आश्वासन करते थे तो 10 से 12 बूंद डालते थे, विच ऑल्सो सजेस्ट दैट नॉट ओनली एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन बट वॉशिंग ऑफ द आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। अब कनीनक संधि में डालने को क्यों कहा है? क्योंकि कनीनक संधि अंदर के बाजू है, देयर इज अ नेजल ब्रिज, देयर इज अ नेजल ब्रिज एट द कनीनक संधि। तो जैसे ही कनीनक संधि पे आप आंख में ड्रॉप्स डालोगे तो दूसरे साइड नहीं जा सकता, इट कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, it can flow in only one direction, that too the कनीनक संधि is placed slightly higher than the अपंग संधि। आंख में 2 संधियां होती है, थोड़ा सा एनाटॉमी अगर आपको याद है तो आंख में 2 संधियां होती है, द आउटर साइड is known as the अपंग संधि, the inner side which is known as the कनीनक संधि। तो कनीनक संधि is placed as a little bit upper level than the अपंग संधि। So normally gravity will allow the water or the medicine to flow towards from the कनीनक संधि to the अपंग संधि। कनीनक संधि के बाजू में नेजल ब्रिज है which will act as a dam so that it will not flow in the other eye। तो कनीनक संधि से हमने 10 से 12 बूंद डाल दिए, बाद में हमने उसको कॉटन से वाइप आउट कर लिया। कॉटन से वाइप आउट करते वक्त भी चालू कनीनक संधि से करना चाहिए और अपांग संधि तक आना चाहिए। तो वात और कफज डिसीज है तो फिर उसके ऊपर एक लूकवर्म कोष्ण पिचू रख दिया। पित्तज या रक्तज है तो पिचू रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वात और कफ है तो उसमें पिचू रख दिया। पिचू भी मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत बार। पिचू मतलब कॉटन या गॉज पीस को गर्म पानी में डुबा के उसको कोष्ण करा के आंख पे रखने का ये करना। जैसे पिक्चर में आप देखते हैं जो भी फेशियल वगैरह करने जाते हैं तो उनके ऊपर वो कुकुम्बर रख देते हैं, ककड़ी का गोल रख देते हैं आंख पे। तो दैट इज अ टाइप ऑफ पिचू, इट इज अ सॉलिड पिचू। यहाँ लिक्विड पिचू रखने को कहा गया है, तो लूक वर्म लिक्विड पिचू यहाँ रख देना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है कोमल, ये भी करता हूँ बस। आई विल ऑल्सो ट्राई टू हाईलाइट। तो लेट मी एनोटेट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, और ये हो गया, दिस इज ओके। सो आई विल ट्राई टू एनोटेट। तो इसमें अब कहाँ आए हम? तो अंजन इम्प्रॉपर कब होता है? जब ज्यादा, मतलब गलत अंजन कैसे दिया जा सकता है? गलत आश्वासन, सॉरी अंजन नहीं आश्वासन, गलत आश्वासन कैसे दिया जा सकता है? एक, अगर ज्यादा उष्ण या तीक्ष्ण द्रव्य से आश्वासन दिया गया। आंख जो है ये पित्त का ऑर्गन है, तो पित्त ज्यादा बढ़ जाने से आंख को तकलीफ होती है। इसीलिए हम रात को जागते हैं या ज्यादा ब्राइट चीज देखते हैं या मोबाइल पे ज्यादा पिक्चर्स देखते हैं तो हमारी आंख को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि अति उष्ण या अति तीक्ष्ण चीज जो भी पित्त को प्रकोप करे उस चीज से हमको ज्यादा तकलीफ हो जाती है आंख। तो अति उष्ण तीक्ष्ण चीज, अति उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देने से, अति उष्ण मतलब टेम्परेचर वाइज, अति तीक्ष्ण मतलब ऐसी चीजें जो आंख सहन नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे जैसे जीवदया नेत्र प्रभा है, जीवदया नेत्र प्रभा नाम का एक अंजन आता है, आश्वासन आता है। तो जीवदया नेत्र प्रभा अगर किसी ने आंख में डाला है तो बहुत नाचने का मन करता है, बहुत बढ़िया नाचने का मन करता है। अगर साथ में म्यूजिक हो तो बहुत मजा भी आता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही तीक्ष्ण अंजन होता है और इसीलिए इसको रोज नहीं डालना चाहिए। जीवदया नेत्र प्रभा जो भी रोज डाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आंख में जो भी अंजन डालेंगे उससे बिल्कुल भी
सीवियर इरिटेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इरिटेशन हो गया अलग बात, अगर इरिटेशन या ज्यादा उष्ण हो गया तो ये क्या हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ जाने से आंख लाल हो जाता है। और बहुत ही तीक्ष्ण अगर अंजन डाल दिया, बहुत ही तीक्ष्ण अगर अंजन डाल दिया, सुवर्ण सिरी का क्षीर या फिर स्नूही का क्षीर, आंख को, अगर आपको किसी को अंधा करना है तो कैक्टस का मिल्क, कैक्टस का मिल्क आप निकाल लाओ और उसके आंख में डाल दो, उसका स्क्लेरा जल जाएगा। स्क्लेरा जल जाएगा तो इट विल बिकम ओपेक। एक बार ओपेक हो गया तो फिर वो अंधा हो जाएगा। ये अलग बात है कि किसी ने उसको आंख दे दी तो वो वापस देख सकता है, बिकॉज इज रेटिना इज नॉट डैमेज। तो इसीलिए लालिमा, पीड़ा, पीड़ा मतलब बहुत दर्द, जलन, और दृक्नाश मतलब दृष्टि का नाश हो जाता है अगर अति उष्ण तीक्ष्ण आश्वासन दिया तो। अगर अति शीत, बहुत ही ठंडा दे दिया, अब यहाँ पर अति शीत मतलब वीर्य के हिसाब से नहीं, अगर टेम्परेचर के हिसाब से अति शीत दे दिया तो क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। द ब्लड सर्कुलेशन विल स्टॉप। नाउ आई इज वन ऑफ द एरियाज इन विच there are parts where there is no circulation at all. For example, the lens doesn't have any circulation, the iris doesn't have any circulation. iris में तो होता है, सॉरी, ये pupil, pupil जो होल है वहां पर कोई सर्कुलेशन नहीं होता। the cornea doesn't have any circulation, the circulation has only up to the sclera. तो इसीलिए ये पार्ट जो है यहाँ पर सर्कुलेशन रुक जाने की वजह से स्तंभ हो जाता है। स्तंभ मतलब दे आर नॉट एबल टू फंक्शन, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन, दे आर नॉट एबल टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए आंख में जड़त्व आ जाता है, एक टाइप का गौरव आ जाता है और स्तंभ हो जाता है। अगर अति मात्रा में 10 से 12 बूंद बोला गया है, आपने धनाधन डाल दिया, 50-60 बूंद डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, जितना भी द्रव्य है वो द्रव्य अपने अधिक मात्रा की वजह से वहां पर इरिटेशन लाएगा, घर्षण होगा, इरिटेशन होगा, रुक्षता आएगी। रुक्षता मतलब वो जितना भी टीयर्स का पार्ट है वो सब धो देगा, तो इसीलिए रुक्षता आएगी। और क्रुच्छ उन्मेषण, आंख खोलने और बंद करने में तकलीफ होगी, आंख खोलने और बंद करने में तकलीफ होगी क्योंकि वो लिक्विड जाके चिपक जाएगा, तो आईलिड्स हैवी हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अति मात्रा वाला जो भी है या फिर अति शीत वाला जो भी है, दिस मे गो अवे विथ टाइम, दिस मे गो अवे विथ टाइम। बट तीक्ष्ण या इरिटेंट अगर आप कुछ आंख में डाल दोगे तो आपका दृष्टि नाश होना स्वाभाविक है। उसके बाद हीन मात्रा, कम मात्रा में, अगर हीन मात्रा में हम आश्वासन डालें तो विकार की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि विकार शमेगा ही नहीं। जो भी दोष है, दोषों को अगर शमन या शोधन उनकी मात्रा से हीन मात्रा में कर लिया तो विकार की वृद्धि हो जाएगी, डिसीज नहीं जाएगा, रादर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ नेत्रावरोध हो जाएगा, वही जड़त्व हो जाएगा, नेत्र में लालिमा बढ़ जाएगा और क्षोभ हो जाएगा। देयर माइट बी बर्स्टिंग ऑफ द डिसीज, या डिसीज सडनली ज्यादा इरिटेट करना चालू कर देगा। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो। मुझे लगा कोई हेलो हेलो, कोई सुंदर सी आवाज आई किसी लड़की की, तो मुझे लगा कोई क्रॉस कनेक्शन लग गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार। तो अंजन कब देना चाहिए, अंजन कब देना चाहिए, अंजन कब नहीं करना चाहिए, अंजन कब करना चाहिए, ये दो चीजें हम देखेंगे। अंजन कितनी मात्रा में देना चाहिए वो हमने देख लिया, अंजन गलत कैसे हो सकता है वो भी हमने देख लिया। तो पंचकर्म के बाद आश्वतन और अंजन करना चाहिए। पंचकर्म के बाद, आफ्टर पंचकर्म, पंचकर्म के बाद उन्होंने आश्वतन अंजन करने को क्यों कहा है? कारण यह है कि पंचकर्म सिर्फ कोष्ठगत दोषों को निकालता है। अगर उसके बावजूद भी कोई शाखागत या कोई इंद्रियगत या शिरगत कोई दोष बचे हुए हैं तो उनको शमन करने का सबसे अच्छा उपाय जो है यही नस्य, अंजन, कर्ण पूरण या धूम, ये सब चीजें करनी चाहिए। तो आफ्टर पंचकर्म अंजन करना चाहिए, आश्वतन और अंजन करना चाहिए, उसमें भी पहले आश्वतन करना चाहिए फिर अंजन करना चाहिए। आपको याद होगा तो आश्वतन अंजन के बाद उन्होंने तर्पण पुटपाक बताया है। अंजन नेत्रगत मल,
मतलब आंख से बहुत मल निकल रहा है तो पक्वलिंग, मैच्योर कैटरैक्ट, शोथ, आंख के आजू बाजू अगर सूजन आ गया है, मंद घर्षण, आंख में अगर थोड़ा थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, कंडू, आंख में अगर इचिंग हो रही है, अति पिच्छिल मतलब ज्यादा पिच्छिलता आ गई है, ज्यादा स्लाइमी चीजें निकल रही हैं, और पित्त, रक्त और वायु का प्रकोप। अब देखो यहाँ पर कफ का प्रकोप नहीं लिखा हुआ, क्यों? कारण ये है कि कफ का प्रकोप जो है वो आंख में होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आंख पित्तज ऑर्गन है। कफ का प्रकोप कफ वाले ऑर्गन में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए पित्त, रक्त और वायु का प्रकोप ये अंजन जो है इस टाइम पे करना चाहिए। तो अंजन कब करना चाहिए? एक तो पंचकर्म के बाद आश्वतन अंजन, और अंजन यूजफुल ऑल्सो इन, अंजन मतलब सूरमा लगाना, तो अंजन ऑल्सो यूजफुल इन मल ज्यादा निकल रहा है, इरिटेशन हो रहा है, सूजन आ गया है, या फिर कैटरैक्ट है, या फिर खुजली आ रही है, या फिर दोष प्रकोप हो गया है आंख में, तब अंजन करना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर? टाइप्स ऑफ अंजन। आश्वतन जो है उसके टाइप्स उन्होंने नहीं बताए, क्योंकि वो दोषों के हिसाब से आश्वतन होता है। लेकिन अंजन के प्रकार कौन कौन से हैं? 3 है, लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन। लेखन, लेखन मतलब क्या है? लेखन मतलब ऐसा अंजन जिससे हम कुरेद के, लेखन मतलब ऐसा अंजन जिससे हम चीजों को कुरेद के निकाले। ठीक है, फाइलिंग करते हैं हम नाखून का, नाखून काटने के बाद हम नाखून को फाइलिंग करते हैं, दैट इज लेखन। हम रोज दांत ब्रश करते हैं, दैट इज लेखन, दंत निर्लेखन। या फिर जबान को साफ करते हैं, दैट इज जिह्वा निर्लेखन। तो ये जो लेखन है इसमें हम चीजों को कुरेद के निकालते हैं आंख से। तो लेखन के लिए कषाय, आम्ल, लवण और उष्ण द्रव्य यूज करते हैं। कषाय, आम्ल, लवण तीनों उत्कृष्ट लेखक हैं, लेखन द्रव्य हैं। साथ ही साथ अगर उष्ण चीजें यूज की जाए तो लेखन में फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उष्ण जो है वो भी थोड़ा बहुत लेखन का कार्य करता है। बेसिकली उष्ण जो है वो स्यंदन का कार्य करता है, चीजों को अपनी जगह से हिलाने का कार्य करता है। हम जब कोई ज्यादा तेल वाला बर्तन धोते हैं तो गर्म पानी से धोते हैं। क्यों गर्म पानी से धोते हैं? क्योंकि उष्ण जो चीज है वो तेल को स्यंदित करती है, तेल को अपनी जगह से हटाती है ताकि धोने में इजी हो। तो इसीलिए कषाय, आम्ल, लवण और उष्ण चीजों से लेखन करना चाहिए। साथ ही साथ ताम्र शलाका का उपयोग करना चाहिए लेखन के लिए। अब आज हम अंजन या सूरमा जो है वो उंगली से लगाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा करके काजल लगाते हैं। लेकिन अंजन जो है, अंजन सूरमा लगाना आज भी सलाई से लगाया जाता है। देखो जीवदया नेत्र के साथ सलाई आती है, या फिर त्रिफलांजन के साथ सलाई आती है। तो ये जो सलाई है ये उस अंजन में डुबा के फिर उसको कनीनक संधि से अपांग संधि तक खींच के लेके जाना है। आश्वतन करते वक्त दोनों आईलिड्स को खोल के रखना है, अंजन करते वक्त सिर्फ लोअर आईलिड को खोल के रखना है। ठीक है, ये सब आप पढ़ के एग्जाम में लिख पाओगे, लेकिन जब तक आपने अंजन देखा नहीं, समझा नहीं, तब तक आप अंजन को कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं क्लियर कट एक एक चीज को बता रहा हूँ। सिर्फ लोअर आईलिड को खोल के रखना है, और लोअर आईलिड में कनीनक संधि से अपांग संधि तक शलाका को घुमाना है। रोपण अंजन जो है वो अगर आंख में कोई जख्म हो गई है, कोई फोड़ा हो गया है, तो उसके लिए रोपण अंजन यूज किया जाता है। तिक्त द्रव्य या स्नेह द्रव्य, तिक्त रस जो है वो उत्कृष्ट व्रण रोपक है, इसीलिए कटु तिक्त, कटु भी नहीं, ज्यादा करके तिक्त रसों को भी, जैसे नीम है, नीम ये तिक्त है, तो नीम का तेल यूज होता है व्रण पे, वो शोधक भी है और व्रण शोधक भी है और व्रण रोपक भी है। तो तिक्त द्रव्य, उसके बाद स्नेह द्रव्य। स्नेह द्रव्य क्यों? ऊपर एक लेयर बना के रख देते हैं ताकि कोई नया इन्फेक्शन नहीं आए। तो तिक्त द्रव्य और स्नेह द्रव्य के साथ हम रोपण अंजन कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसमें कौन सी शलाका यूज करनी चाहिए, लोहे की शलाका, क्योंकि लोहा जो है वो तिक्त रसात्मक होता है और रोपण अच्छी तरह से कर सकता है। फिर तीसरा आया मधुर और शीत द्रव्यों से दृष्टि प्रसादन। तो देखो मधुर यहाँ हो गया, आम्ल लवण ऊपर हो गया। कटु, कटु भी आप रोपण के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन कटु रस से रोपण कम होता है और इरिटेशन ज्यादा होता है, इसीलिए कटु। मिर्ची, मिर्ची आप रोपण अंजन के लिए यूज नहीं कर सकते, कारण ये है कि उससे इरिटेशन बहुत हो जाएगा, तो इसलिए रोपण के लिए आपको तिक्त द्रव्य ज्यादा यूज होता है। तो कटु ये एक ही द्रव्य है जो अंजन के लिए यूज नहीं होता। तिक्त द्रव्य रोपण के लिए आ गया, मधुर द्रव्य यहाँ आ गया, और बाकी तीन जो है वो ऊपर लेखन के लिए आ गए। तो दृष्टि प्रसादन मतलब दृष्टि को ठीक करने के लिए मधुर और शीत द्रव्य यूज होते हैं। इसके लिए सोने या रजत मतलब चांदी की शलाका यूज होती है। आज की तारीख में जो चांदी की शलाका करके आती है दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम मिक्स। थोड़ा बहुत चांदी होता होगा बट इट इज एल्यूमिनियम मिक्स। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू कीप अ चांदी का शलाका। चांदी का शलाका ज्यादा महंगा नहीं आता, 100-150 रुपए का आता है चांदी का शलाका आपके भी। अब जो 3500 रुपए का आई ड्रॉप्स ही बेच रहा है, मतलब अंजन बेच रहा है, वो 150 रुपए का शलाका नहीं बेचेगा साथ। तो मोस्टली एल्यूमिनियम की शलाका आती है, बट चांदी की शलाका आप रख सकते हो अगर आप उसको अच्छी तरह से ड्राई सैनिटाइज कर लो, मतलब अल्कोहल से एक बार पोंछ लेने का फिर सूखने को रख देने का, तो यू कैन यूज इट फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर ऑल्सो। तो दृष्टि प्रसादन जो है वो मधुर और शीत द्रव्य से की जाते हैं, उष्ण द्रव्य से लेखन, शीत द्रव्य से दृष्टि प्रसादन, और मधुर द्रव्य से दृष्टि प्रसादन, कषाय आम्ल लवण से लेखन और तिक्त द्रव्य से रोपण। ठीक है, तो शीत दृष्टि प्रसादन या शीत द्रव्य से अंजन कब कर सकते हैं? शीत द्रव्य से कर सकते हैं जब हम उष्ण तीक्ष्ण अंजन का कोई व्यापद हो जाए या उष्ण तीक्ष्ण अंजन की वजह से आंख में अगर कोई तकलीफ हो जाए, तब भी आप दृष्टि प्रसादन वाला अंजन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मैं चैट बॉक्स में आपके लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग अटेंडेंस देते रहिए। वी हैव 60 स्टूडेंट्स, तो एक कोई स्टूडेंट नहीं आया है। आई होप इट इज रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 है क्या ध्रुव? रोल नंबर 7। तो रोल नंबर 7 नहीं है, बाकी 60 आए हैं, सिंपल सा चीज है। तो आप अटेंडेंस नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो व्हाट यू आर टेलिंग इज, एक मिनट, let me go and here we come. तो सौविरांजन डेली भी किया जाता है। सौविरांजन ये कैसे बनाना है उस इसी अध्याय में दिया हुआ है, रसांजन का भी इसी अध्याय में दिया हुआ है। तो सौविरांजन आप रोज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो जरूर से काजल लगाइए। काजल लगाने से आंखों का ये, और काजल भी अच्छा होना चाहिए, मतलब काजल दो तरह से बनता है, एक तो घी को कोयले में मिक्स करके बनता है, एक घी का कोयला बना के बनता है। ठीक है, तो आप घर पे काजल बना सकते हो शुद्ध घी। आप मतलब गुजरात में दूध का कोई कमी नहीं है, तो शुद्ध देसी घी का दिया जलाइए, उसके 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर एक थाली रखिए और उस थाली को नीचे कुछ रख दीजिए ताकि वो 4 अंगुल ऊपर तक रह जाए, और वो दिए को रात भर जलने दीजिए। आपको कम से कम 5 से 6 दिन बनाए, मतलब बस हो जाएगा इतना काजल आप उस इससे थाली से निकाल सकते हैं। फिर जो भी ऊपर ऊपर काला काला जम जाता है उसको निकाल लीजिए और एक डब्बे में भर दीजिए, तो 5 से 6 दिन चलने वाला काजल आराम से मिल जाता है। तो दैट इज द वन ऑफ द गुड काजल्स विच वी कैन मेक एट होम। तो ये टाइप्स ऑफ अंजन हो गए। व्हेन टू डू अंजन, ओ ये गोल रह गया, क्लियर। व्हेन टू डू अंजन, इन द मॉर्निंग, सुबह और इवनिंग, इन द मॉर्निंग और इवनिंग। तो या तो सुबह नहाने के बाद या तो रात को सोते वक्त। रात को सोते वक्त अंजन करना सबसे अच्छा है, उसके दो कारण हैं। एक तो रात भर में आपका हाथ नहीं जाता आंख के पास, तो अंजन फैलने का टेंशन नहीं होता है। और रात में अगर अंजन फैल भी जाए, क्योंकि ये जो अंजन मैंने बोला है वो अंजन फैलता है, वो अंजन लैक्मे कोलोसल काजल के जैसे नहीं होता। लैक्मे कोलोसल काजल या वो
और कौन सा 24 आवर वाला काजल आता है, ये सब जो है ये केमिकली प्रिपेयर्ड काजल है। मैं जो अंजन बोल रहा हूँ उसमें बाइंडिंग एजेंट्स डाले हुए होते हैं जिससे काजल फैलता नहीं। लेकिन मैं जो काजल बोल रहा हूँ वो काजल फैलता है। तो रात में फैल के हम शलाका से शूर्पणखा दिखने लगे सुबह तक तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसीलिए रात में अंजन करना सबसे बेस्ट। मैं तो मेरे मतलब जो भी मुझे फोन करके पूछता है उसको मैं 100% बोलता हूँ कि भाई आप रात को काजल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंजन शुड नॉट बी डन इन द नाइट। ये कब? जब आप मतलब इनका अंजन रात को नहीं करने का कारण यह है कि आकाश निरभ्र नहीं होता या ये नहीं होता, बट अंजन कैन बी डन इन द नाइट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग में करेंगे तो और अच्छा। बिफोर स्लीप मध्याह्न आतप सेवन, एक रीजन ये भी हो सकता है मतलब बिफोर स्लीप नहीं करने का उसका, कि अगर अंजन से कोई मतलब जब आप जगे हुए हो तब आपके आंख में अगर कोई तकलीफ है तो आपको तुरंत समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आप जगे हुए नहीं है तो आपके आंख में आने वाली तकलीफ समझ में नहीं आती। तो ये एक रीजन हो सकता है। मध्याह्न और आतप सेवन वो तो मतलब पित्त प्रकोप का काल है, तो इसलिए उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। दोष वृद्धि अगर हो मतलब करते हैं तो दोष वृद्धि और नेत्र रोग होते हैं ऐसे कहा गया है। लेकिन मेरे हिसाब से सादा हल्का अंजन करने से कोई दोष वृद्धि नहीं होती। तीक्ष्ण अंजन अगर कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द डे फर्दर डैमेज्ड बाय द सन। ये देखो यहाँ सम से अंजन कैन बी डन इन द नाइट बट अवॉइड। ठीक है, तो ये उन्होंने भी मान लिया है कि कुछ लोग रात को अंजन करने को बोलते हैं लेकिन जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। तीक्ष्ण अंजन जो है वो ड्यूरिंग द डे नहीं करना चाहिए क्योंकि सन से ज्यादा तकलीफ या सन से ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। However, can be done at any time इन अत्युद्रिक्त बलास, कब जब प्रकोपित हुआ हो। लेखन या गद, अगर आंख में घर्षण या कोई चीज फंस गई है तो, और ना ना अत्युष्ण काल, अगर ज्यादा उष्ण काल नहीं है तो रात में भी कर सकते हैं, ये उन्होंने मान लिया। उन्होंने बोला है कि रात में नहीं करना चाहिए लेकिन उन्होंने दोनों चीजें मान ली है कि कुछ कहते हैं रात में कर सकते हैं और हम भी कहते हैं कि रात में अगर ज्यादा उष्ण काल नहीं है तो आप कोई भी काल में कर सकते हैं। ठीक है, तो अंजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट एंड लेस ट्रबल प्रोवाइडिंग कर्म फॉर द आई। अंजन आप रेगुलरली कर सकते हैं, रादर रेगुलरली करना ही चाहिए। दृष्टि प्रसादन हो जाता है, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु सिट ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम और रीड बुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इनको हम लोग एग्जाम में वो एक खो जाती सुरमा आता था और एक जाई काजल आता था, तो ये दो चीजें हम ला के एग्जाम के टाइम पे लगाते थे। तो अंजन कैन बी डन। देन नेक्स्ट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ये स्लाइड आगे नहीं जा रहा, बंद करना पड़ेगा। अंजन किसको नहीं करना चाहिए? अब जहां अंजन नहीं करना चाहिए वहां आश्चोत्तन भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट लेक्चर कि इसमें क्यों नहीं करना चाहिए, तो आई विल नॉट रिपीट क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको कोई पूछेगा नहीं। भीत जो डरा हुआ है उसको अंजन नहीं करना चाहिए। वामित जो है जिसने उल्टी किया है या जिसको वमन दिया है उसको तुरंत अंजन नहीं करना चाहिए। जो विरिक्त है जिसने ज्यादा विरेचन करवाया हुआ है उसको भी तुरंत अंजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तुरंत वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद पंचकर्म के बाद आशोधन, उसके बाद अंजन तो करने ही वाले हैं। अशीत मतलब जिसने खाना नहीं खाया है, उसने जो वेगावरोध किया हुआ है, उसने जो क्रुद्ध है, बहुत सारा गुस्सा आया हुआ है, जिसको ज्वर हुआ है, जो श्रमित है, श्रमित मतलब जिसको थकान है, बहुत काम करके आया है, जिसको सर दर्द है, सिरों रुजा है, जो शोकित है मतलब बहुत बड़े शोक में है, जिसने रात को जागरण किया हुआ है या जागरण करने वाला है। अदृष्ट अर्क मतलब जिसने बहुत दिन से सूर्य को नहीं देखा है। शिरा स्नात है जिसने अभी अभी सर से स्नान किया हुआ है।
मद्यपीत मतलब जिसने मद्यपान किया हुआ है, धूमपीत मतलब जिसने धूमपान किया हुआ है, और अजीर्ण मतलब जिसको पुराना खाना बच मतलब पचा नहीं। दिवासुप्त, दिवासुप्त मतलब जो दिन में सोया हुआ है। पिपासित मतलब जिसने पानी नहीं पिया हुआ, जिसको प्यास लगी है। या अर्काग्नि तप्त मतलब जो बहुत ही धूप में या आग के पास काम करके आया हो, ऐसे लोगों को अंजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंजन से थोड़ा बहुत वात तो बढ़ता ही है। अगर पित्त भी बढ़ा हुआ रहे तो आंख को तकलीफ हो सकती है।